तमाम साथियों को क्रांतिकारी जोहार। सभी साथियों से निवेदन है कि थोड़ी देर वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि हमारी चर्चा बढ़ सके। और जो हमारा ये आंबागढ़ मूवमेंट था, आपने देखा कि किस तरीके से वो एक तरीके से भटक गया जो अपना मूल उद्देश्य था मूवमेंट का, जो हमने मूवमेंट शुरू किया था। एक बार बता दीजिए तमाम साथी, क्या मेरी आवाज आ रही है? अभी मैं हूं और रवि सोनल भाई है जोहार और साथियों। अशोक बड़ौदा जी हैं। जोहार साथियों। तो अभी हम तीनों हैं। तो एक बार हम जो तमाम बातें हुई हैं, हमने आंदोलन से रवि भाई भी अलग हो गए, मैं भी अलग हो गया। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के सामने वो सच आना चाहिए, उनको तमाम सच पता लगना चाहिए उनको कि आखिरकार क्या क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, मूवमेंट किस तरीके से अपनी दिशा से भटका, किस तरीके से इस आंदोलन को तोड़ा गया और आगे समाज का भविष्य क्या होगा आदिवासी समुदाय का। तो इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए ताकि जिन लोगों का दिल टूटा है, जिन लोगों को हाथ हुए हैं बहुत ज्यादा, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब वो मतलब आ ही नहीं रहा, हम समझ ही नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई लोग बोल रहे थे कि ये सारी जो फिल्म थी, इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसके जो निर्देशक कौन थे, हीरो कौन थे, विलेन कौन थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या था भाई। तो तमाम चीजों पर बात होगी। तो एक बार आप तमाम साथी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एक तो हमने दिन का टाइम चुन लिया है, तो इसकी मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं फिर मेरे गांव निकल रहा था, तो फिर मैं वहां से लाइव नहीं दे पाता। तो यहाँ से निकलने से पहले, मेरे गांव जाने से पहले इन तमाम चीजों पर जिक्र होना जरूरी है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत आपने देखी कि वहां पर कुछ गुंडों ने मूर्तियां तोड़ी, वहां पर कब्जा किया, वहां भगवा झंडा लहराया, उसके विरोध में एक आर्टिकल छपा। उसके आर्टिकल छपने के बाद जो रामकेश मीणा जी है वो वहां गए, उन्होंने उस झंडे को हटा दिया। एक बात तो ये नोटिस करनी होगी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, राजस्थान के अंदर तो पता नहीं और कहाँ हुआ हो, लेकिन एक अपनी धरोहर के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, एक जो दूसरे संप्रदाय का है, धर्म का जो झंडा है जो हम पे थोपा जा रहा था, उसको उतारा। और ये बिल्कुल सही काम था। और पूरे आदिवासी समुदाय ने वो पूरा आदिवासी समुदाय रामकेश जी के साथ उस वक्त खड़ा था और बिल्कुल खड़ा भी होना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग उस टाइम उनके साथ नहीं खड़े थे, वो हम जानते हैं कि वो कौन सी विचारधारा के लोग थे। तमाम हम साथियों की जिम्मेदारी बनती थी ऐसे समय में, जब देश भर के जो राइट विंग के ट्रोलर्स हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल से, नेताओं से, चाहे यूपी से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम जगह से रामकेश मीणा जी को टारगेट किया जा रहा था, तो हम जैसे तमाम साथियों की जिम्मेदारी बनती थी कि हम लोग उनके हक में खड़े हों, उनके साथ में खड़े हों, सोलिडेरिटी उनके साथ पेश करें। तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए। साथियों, यहां तक खड़े होने की बात थी, हमें नहीं पता था कि ये मैटर इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद एक भगवाधारी गुंडा उपदेश राणा, उसने हमने देखा कि किस तरीके से पूरे राइट विंग के लोग कौन सा थाना था रवि भाई, ट्रांसपोर्ट नगर थाने पे उन्होंने रात में प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज करवाई। तो और जो चेतावनी उन्होंने दी कि हम लोग आएंगे, तो इसी की प्रतिक्रिया में मैं लाइव आया, रवि भाई लाइव आए और बनवारी भाई लाइव आए, और हमने आह्वान किया कि वो लोग कल आएंगे और हमारी इस धरोहर को हमें बचाना है, तो आप तमाम साथियों को आना पड़ेगा। हमने देखा कि एक सोशल मीडिया पर एक टीम अचानक क्रिएट हो गई जो अपनी अस्मिता धरोहर की लड़ाई लड़ने के लिए, जो संघी गुंडे लगातार धमकियां दे रहे थे, आदिवासी समुदाय के लोगों को चेतावनी दे रहे थे, उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पे अचानक एक गैंग सक्रिय हो गई। और उस गैंग ने, जिसको पेलर और रोतारी गैंग नाम दिया गया, कोई नहीं जानता
कि उनके उनकी उनका यानी कि निर्माण किन लोगों ने किया, किन लोगों ने नाम दिया, कौन उनके संरक्षक है, कौन फाउंडर है, कोई नहीं जानता। वो एक विचारधारा के तौर पे सोशल मीडिया पे स्थापित हो गई और उन लोगों ने जमकर इनका लोगों का मुकाबला किया। अगले दिन हमारे रवि भाई, बनवारी भाई, अशोक बड़ौदा जी और बबलू भाई और कई तमाम साथी और अन्य संगठनों के साथी भी आंबागढ़ किले पर पहुंचे थे। मुझे लगता है कि आप रवि भाई पहले ही शख्स होंगे, पहली बार गए होंगे किले पे ना। जितने भी वहां जो शख्स गए थे वो पहली बार ही गए थे उस किले पर। देखिए वो हमारी अस्मिता का सवाल बन गया था। अब जब वहां उपदेश राणा नहीं आया, वो नहीं आए, तब भी हमें लगा कि अब ये मूवमेंट खत्म है, कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, सब चीज है। उसने भी उसके जो कहा सुनी हुई उसने भी अपना क्लियर कर दिया है, वो घबरा गया, डर गया, उसमें भी अपनी जीत थी। वहां तक भी ये मूवमेंट अपने हक में था, ठीक है। उसके बाद कूदता है सुदर्शन चौहान के, सुदर्शन चैनल का मालिक सुरेश चौहान के। वो इस मैटर में कूदता है और उसने कहा कि मैं 1 अगस्त को वहां पर भगवा झंडा लहराऊंगा। इस चैलेंज को आदिवासी समुदाय ने स्वीकार किया और ये एक हमारी अस्मिता का सवाल बन गया। कोई हमें खुला चैलेंज दे रहा है टीवी चैनल पर, वो कह रहा है कि मैं झंडा लहराऊंगा। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा हुआ। देश भर में कितने ट्रेंड इसके लिए चले आदिवासी समुदाय के लिए, और हम तमाम लोगों ने हमारे ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे। कई साथी, चाहे बनवारी हो, चाहे विक्रम हो, चाहे पिंटू हो, कितने भी जो साथी थे, जीतू हो, रवि भाई हो, तमाम लोग, हंसराज हो, धांध्या, हंसराज धांध्या हो, तमाम लोग, ये लोग नीचे भी जमीन पे कार्यरत थे। अशोक बड़ौदा हो, तमाम लोग, ये सब लोग नीचे जमीन पे कार्यरत थे। अब हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया और हमने वहां आदिवासी समुदाय के जो मुख्य मुख्य लोग थे अलग अलग, उन सब लोगों को जोड़ा। अब सवाल उठता था कि आखिरकार कौन सा झंडा हम वहां लगाएंगे। सबसे पहले डिस्कशन हुआ झंडे पर। 2 दिन तक प्रॉपर उस ग्रुप के अंदर डिस्कशन चला। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से, लेखकों से, इतिहासकारों से, पटेलों से चर्चा करी और उसके बाद ये निकल के आया। अलग अलग ट्राइबल बेल्ट के जो लोग हैं उनसे चर्चा करी कि झंडा कैसा होना चाहिए। जब किसी झंडे पर कोई सहमति नहीं बनी तो उसके बाद एक झंडा क्रिएट किया गया कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुजन मूवमेंटों के अंदर एक झंडा होता है नीले रंग का, उसी तरीके से आदिवासी समुदाय का भी एक झंडा होना चाहिए। हमने एक झंडा निर्धारित किया। हम उसको वहां लगाने के लिए निर्धारित नहीं किया, केवल रैली के लिए जो हम करने वाले थे, हमारी धरोहर की रक्षा के लिए। रैली नहीं, उसको धरोहर की रक्षा के लिए बोल रहा हूं कि हमने पहले यही कहा था कि आंबागढ़ चलेंगे, धरोहर की रक्षा करेंगे, तो हमारे लोगों के हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए था प्रतीक के तौर पे। तो हमने कहा कि हम जोहार लिखा हुआ झंडा, जिसपे जोहार लिखा हो, और हमारा एक प्रतीक चिन्ह ले लिया जिसमें तीर लगाता हुआ आदमी था, वो हमारे आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा था। सफेद रंग का झंडा था जो कि हमारे आदिवासी समुदाय की पहचान को प्रदर्शित कर रहा था। लाल रंग हमारे जो पूर्वज रहे उनकी क्रांति, उनकी शहादत को, वहां पर उनके शौर्य को प्रतीक चिन्ह के तौर पे प्रदर्शित कर रहा था। तो ये हमारा मोटिव उस झंडे का हो गया था। तो हमने एक झंडा निर्धारित कर लिया था कि हम इसको तमाम साथियों के हाथ में देंगे। और हमने इससे पहले फेसबुक पोस्ट भी लिखा कि हमारे आदिवासी समुदाय को अब आदिवासी दिवस आने वाला है और एक चीज, ये चीज निर्धारित करनी चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर आदिवासी समुदाय का एक झंडा है, उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम आदिवासी समुदाय की एकजुटता के लिए एक झंडा होना चाहिए। राजस्थान के आदिवासी समुदायों की एकजुटता के लिए एक झंडा होना चाहिए। ये मैंने पहले भी लिखा था और कई बार लिखता रहा हूं कि हमें एक पहचान चाहिए, एक झंडे की पहचान चाहिए। तो हमने इस तरीके से वो किया और हमने उसके झंडे के निर्माण के लिए हमने राकेश पिलोदा भाई को संपर्क किया। उनसे कहा कि भाई आप झंडा हमारे लिए प्रिंट कर देना। उन्होंने कहा कि ये समाज का कार्य है अर्जुन, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, मैं छाप दूंगा, कितने छापने बता दो। हमने कहा कि आप 250-300 छाप देना। उन्होंने 250-300 हमें झंडे दे दिए थे कल। ये बातें वहां तमाम चीजें हुई। उसके बाद हमारा मूवमेंट बिल्कुल सही चल रहा था, लोगों का समर्थन मिल रहा था, अलग अलग लोग लगे हुए थे। अब आप देखिए कि पूरा बीजेपी बैकफुट पे था, आरएसएस बैकफुट पे था। पूरे देश भर में ही चर्चा हो रही थी कि यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आदिवासी समुदाय खुलकर आरएसएस को चैलेंज कर रहा है, वहां के युवा चैलेंज कर रहे हैं और उसका कोई तोड़ उनके पास नजर नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं अचानक हमारे समाज के सम्मानित आदमी, दिग्गज नेता डॉक्टर साहब निकल के आते हैं
और वो कहते हैं कि पहले ये तो कहते हैं, एक बयान देते हैं, आदिवासी जो खुद को हिंदू नहीं कह रहे हैं उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू हैं, और ये तमाम चीजें हुई। उस दिन सभी लोग बहुत हाथ हुए कि डॉक्टर साहब इस मामले पे चुप थे, उनको चुप ही रहना चाहिए था। वो हमारे समाज के बहुत दिग्गज आदमी हैं, और उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी कि जहां समाज एकजुट है इस मुद्दे पर, वो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो डॉक्टर साहब को अपनी विचारधारा को इग्नोर करते हुए साइलेंट ही रहना चाहिए था। यह अस्मिता का हमारी का सवाल था। डॉक्टर साहब इस मुद्दे पे कूद जाते हैं। अब कूदने के बाद समाज के अंदर ये तो है ही है कि अस्मिता की लड़ाई का सवाल था कि कोई भी आए अब हम देखेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने वहां झंडा हटाया उन पे कार्रवाई की जाए, जो लोग खुद को हिंदू नहीं कह रहे उन पे एनआईए की जांच की जाए। ये तमाम जो वो थे सवाल वो निंदनीय थे, और ये बिल्कुल आदिवासी समुदाय के लिए हितकारी नहीं थे। अब आप देखिए कि एक चर्चा छिड़ चुकी है कि आदिवासी एक तो हिंदू हैं, मीणा आदिवासी हिंदू है नहीं है, और उस पर भी चर्चा छिड़ चुकी है। हो सकता है कि भविष्य के अंदर आदिवासी मीणा समुदाय को आरक्षण से, इस बहस से अगर कोई बहस शुरू हो जाए, एक चर्चा छिड़ जाए, आरएसएस के लोग इस बहस को कैप्चर कर ले, तो हो सकता है वो हमें हिंदू साबित कर दे और आदिवासी समुदाय को आरक्षण से हाथ धोना पड़े भविष्य के अंदर। और ऐसे ही देखो, छोटी छोटी बयानों से ही चीजें बदलती है। आज से पहले कौन जानता था कि ये लोग दक्षिणी राजस्थान के मीणाओं को और हम यहाँ के मीणाओं को फूट पाड़ देंगे। भाई छोटे सी के एक मामले से इन्होंने इतना बड़ा गैप खड़ा कर दिया। ये तो अब जो वैचारिक क्रांति लोगों के अंदर आ रही है, दोनों क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर रही है। नहीं, उससे पहले तो कितना हम लोगों के अंदर उन्होंने डिफरेंस पैदा कर दिया था साथियों। तो ये चीजें होगी। डॉक्टर साहब इसमें आगे उन्होंने बयान दे दिया, कोई बात नहीं। उनके मुंह से अगले दिन वो हमको एक सुरेश चौहान के दोबारा हमें कमीना कह देता है, जिहादी कह देता है, आतंकवादी कह देता है, ईसाई कह देता है। डॉक्टर साहब एक भी बयान उस शख्स के लिए नहीं देते हैं जो पूरे आदिवासी समुदाय की तौहीन कर रहा है। वो इस क्षेत्र का सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उस पर एक भी स्टेटमेंट आज तक, अभी तक डॉक्टर साहब की तरफ से जारी नहीं हुआ है। तो ये जो चीज है कि वो आदमी, अब देखिए हमारी लड़ाई आरएसएस से थी, डॉक्टर साहब से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, किसी भी शख्स की नहीं थी, और डॉक्टर साहब से होगी भी क्यों? वो हमारे आदिवासी समुदाय के नेता हैं और दिग्गज नेता हैं, और हर कोई उनका सम्मान करता है। डॉक्टर साहब से तो कोई लड़ाई थी नहीं। आरएसएस ने डॉक्टर साहब को भेजा, सुरेश चौहान के ने कह दिया कि आदिवासी समुदाय का आदमी ही वहां झंडा लहराएगा। अब आप ये देखिए कि जब हमने सुरेश चौहान के का चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमें चैलेंज कौन ने दिया? सुरेश चौहान के ने। और डॉक्टर साहब सुरेश चौहान के का ही चैलेंज पूरा कर रहे हैं। मतलब हमारी लड़ाई सुरेश चौहान के से शुरू हुई थी, आरएसएस से शुरू हुई थी, और उसी के चैलेंज को पूरा करने के लिए आरएसएस ने कौन को भेज दिया? हमारे समुदाय के आदमी को भेज दिया। इस तरीके से आंदोलन दो धड़ों में बट गया। सबसे पहली शुरुआत आंदोलन के अंदर जो फूट पड़ने की हुई, कमजोर पड़ने की हुई, डॉक्टर साहब के कूदने की वजह से। जब दूसरी फूट का मैं रीजन बताता हूं, दूसरा आंदोलन कहां कमजोर पड़ा। दूसरा आंदोलन कमजोर तब पड़ा, देखिए डॉक्टर साहब ने इस आंदोलन के अंदर आने की घोषणा कर दी थी, उसके बाद हम तमाम साथियों ने अपील करी, तो एक बहुत अच्छा मुहिम चली। लोगों ने कहा कि समाज से नेता है, नेता से समाज नहीं है। और हम लोगों ने युवाओं में जोश भरा, तमाम साथियों ने, और हमें लगा कि युवा आएंगे, पहली बार युवा एकजुट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके बिना भी, कोई नेता के बिना भी जयपुर के अंदर हजारों लोग पहुंच सकते हैं। तो हम बिल्कुल ये थे कि आप घबराइए मत, आप आइए, सभी लोग हम यहां मिलेंगे और इस आंदोलन करेंगे, आंबागढ़ करेंगे। हमारा तब भी टारगेट आंबागढ़ ही था। अगले दिन ये क्या नाम है, विक्रम भाई ने घोषणा करी कि हम कहां मिलेंगे। लाइव में क्या कहा था? चंद्रमहल गार्डन, है ना, चंद्रमहल गार्डन। विक्रम ने अपने लाइव में घोषणा करी थी, विक्रम भाई ने, कि हम चंद्रमहल गार्डन के अंदर मिलेंगे, चंद्रमहल गार्डन पे हमारा मूवमेंट होगा। ठीक है। अगले दिन रामकेश जी का एक ऑडियो जारी होता है,
और उस ऑडियो के अंदर ये कहा जाता है कि मैं आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, वो नहीं हूं, तमाम चीजें, ये उसी दिन की बात थी। और तब मैंने कहा था कि, और तमाम साथियों ने और ना हमारे कई साथियों ने लिखा था, ये मूवमेंट रामकेश जी के कहने से शुरू नहीं हुआ था, किरोड़ी लाल जी के कहने से शुरू नहीं हुआ था। ये मूवमेंट आज आप तमाम साथियों की वजह से शुरू हुआ था। जो सोशल मीडिया पे उपस्थित लोग हैं, उन तमाम साथियों की वजह से शुरू हुआ था। ये कोई नेता ने शुरू नहीं किया था, ये कोई अर्जुन ने शुरू नहीं किया था, ये कोई रवि भाई ने शुरू नहीं किया था, बनवारी ने शुरू नहीं किया था, विक्रम ने शुरू नहीं किया था, अशोक ने शुरू नहीं किया था, किसी ने भी शुरू नहीं किया था भाई। ये मूवमेंट तो सोशल मीडिया से पैदा हुआ था। कोई पता नहीं है कि पहला शख्स कौन था जिसने इसके बारे में ट्वीट किया, कौन ने इसके बारे में पहला पोस्ट लिखा, कौन ने पहला लाइव दिया। ये तो अब रिसर्च का वो है, अनुसंधान का केंद्र होना चाहिए, इस पर अनुसंधान होना चाहिए, पहला शख्स कौन था वो। ये तो कोई किसी को पता नहीं है। तो हम ये मानेंगे ना, ये तो सामुदायिक एक आंदोलन था, सामूहिक रूप से शुरू हुआ, किसी का कोई अता पता नहीं है, ये ऑटोमेटिक शुरू हुआ। और ऐसे जो आंदोलन होते हैं उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। एक जन आंदोलन यहां पैदा हुआ और हमने, विक्रम भाई ने कहा कि ये हम वहां करेंगे मूवमेंट को चंद्रमहल गार्डन पर। अगले दिन रामकेश जी और ये पता नहीं किन लोगों से इन्होंने पूछा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं कल ही विक्रम और मैंने बनवारी भाई को कह दिया था कि किसी बात का मेरा बुरा लगता है तो मैं तुमसे अग्रिम माफी चाहता हूं। मैं तो समाज के सामने अपना पक्ष रखूंगा, और क्योंकि समाज आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिन लोगों की गलतियां होंगी, वो मेरे पॉइंट अगर होंगे, लोग उनसे पहचान लेंगे किन किन लोगों की गलतियां रही। इन्होंने किसी से भी चर्चा नहीं की, हमें नहीं पता। ये लाइव आते हैं, रामकेश जी लाइव आते हैं, ये लोग घोषणा करते हैं कि ये लोग गांधी सर्किल इकट्ठा होंगे और वहां से सिविल लाइन जाएंगे। इससे पहले मैं साफ साफ बता रहा हूं, मेरे से बनवारी की बात हुई 2 दिन पहले। उन्होंने मेरे से कहा, अर्जुन अपने पास ये लोकेशन है, जैसे कि हम इकट्ठा हो सकते हैं, झालाना इकट्ठा हो सकते हैं, वहां हमें दलित समुदाय के लोग, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां पर, वो हमें पार्किंग की जगह दे सकते हैं। एक हम सूरज कोल मंडी है, वहां इकट्ठा हो सकते हैं, हम तमाम जगह इकट्ठा हो सकते हैं। उसने ये चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता गांधी सर्किल कहां से आया और सिविल लाइन कैसे पहुंचा, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अगले दिन मैं जयपुर आ जाता हूं। इसी दौरान तमाम तरीके की धमकियां तमाम साथियों को मिलती रहती है, सब चीजें होती है। फिर उसके बाद हम लोग जयपुर आए। यहां पर हम विक्रम और बनवारी आए। मैंने इनसे कहा, देखो सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा है, और इसी दौरान देखो घोषणा कर देते हैं, ये कर देते हैं सिविल लाइन की, और डॉक्टर साहब कर देते हैं आंबागढ़ की। अब आंबागढ़ हो गया डॉक्टर साहब का डेस्टिनेशन। ये मेरे से मिले, मैंने इनसे कहा कि तुमने जगह चुनने में गलती कर दी। पहली बात, हमारा डेस्टिनेशन, जब हमारा डेस्टिनेशन था आंबागढ़, आंबागढ़ आंबागढ़ आंबागढ़, और हम आंबागढ़ की बात कर रहे थे, तो सिविल लाइन और गांधी सर्किल तो बीच में आना ही नहीं चाहिए था। ये आए क्यों गांधी सर्किल और सिविल लाइन बीच में? दूसरी जगह ये मूवमेंट यहां टूटा, पहली बार डॉक्टर साहब के कूदने पर, दूसरी बार सिविल लाइन आने पर। उसके बाद भी हम गए, रामकेश जी के पास मिले, और मैंने उनको समझाया, साफ साफ कहा, साहब सिविल लाइन का कॉन्सेप्ट करिए चेंज, और यहां पर लिखिए गांधी सर्किल। हम गांधी की एक जगह तो हमें एकत्रित होने के लिए चाहिए थी, क्योंकि आंबागढ़ तो वहां तो सुरक्षा व्यवस्था हो चुकी थी, सब चीज वहां डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया था। अब हमारे दोनों के समुदाय के लोग, दोनों यानी कि वो बीजेपी से हैं, आरएसएस से हैं, और हम लोग सभी एक तरीके से समाज के तौर पे जा रहे थे। अलग अलग संगठनों के, अलग अलग पार्टियों के लोग थे, विचारधारा के लोग थे, लेकिन हम हमारे समाज के साथ साथ थे। तो जो लोग इधर थे, जो आरएसएस के खिलाफ थे, अगर वो लोग भी वहीं जाते तो हो सकता था दोनों में टकराव की स्थिति बनती। इस कारण हमने कहा कि बार बार अगर जगह चेंज करेंगे, इससे बेहतर है कि एक पॉइंट होना चाहिए। तो जब पॉइंट निर्धारित हुआ कि हम लोग गांधी सर्किल मिलेंगे, ठीक है, और मैंने कहा कि आप ये नहीं कहेंगे कहीं भी कि हम सिविल लाइन जाएंगे, गांधी सर्किल इकट्ठा होंगे, गांधी सर्किल पर समाज तय करेगा कि हमें कहां जाना है। और मैंने मेरा पर्सनल स्टैंड क्लियर कर दिया था, जिसको अगर सिविल लाइन जाना हो वो जाए, अगर वहां से समाज तय करता है कि वो सिविल लाइन जाएगा तो वो बिल्कुल समाज के लोग जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं या तो आंबागढ़ जाऊंगा या केवल गांधी सर्किल ही रहूंगा। मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया था। अभी यहां पर राजेश खोरा भाई का एक कमेंट आया कि अर्जुन 31 की बात मिलने की हुई थी। बिल्कुल हुई थी,
राजेश भाई, मैंने आपको फोन किए थे नहीं किए थे, आप देखिए कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको फोन किए थे नहीं किए थे। सुबह बारिश हो रही थी नहीं हो रही थी, आपने कहा था अर्जुन मैं भीग चुका हूं। मैंने अशोक बड़ौदा अंकल के मकान जो एसकेआईटी का है वहां का लिंक तमाम उन साथियों को भेजा था जिनसे हमारी मीटिंग होनी थी, उन तमाम साथियों को भेजा था, फोन किया था। बिमला जी को मैंने फोन किया था, उनसे उनकी राय जानी थी कि बिमला जी आप बताओ, आप आंबागढ़ जाना चाहती हो सिविल लाइन जाना चाहती हो? उन्होंने कहा मैं तो आंबागढ़ जाना चाहती हूं अर्जुन। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आंबागढ़ की बात रखूंगा मैं। मैंने राजेश्वरी जी को कॉल किया था, राजेश्वरी जी से पूछ लीजिए। मैंने कहा आंबागढ़ चलोगे या सिविल लाइन चलोगे? उन्होंने कहा आंबागढ़ चलेंगे अर्जुन। मैंने कहा आप बताओ, अपने एकत्रित होने की जगह अगर गांधी सर्किल रखते हैं और वहां से आंबागढ़ चलते हैं, कोई दिक्कत? उन्होंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यही चीज तय हुई थी ना भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी कोई कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लो, मेरे स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, मैंने कितनी बार इन लोगों को कॉल किए हैं, मैंने इन लोगों से क्या कहा है, मैंने ये चीजें कही इनसे। आइए बैठते हैं मिलते हैं, ये सबके इनसे पूछा इन तमाम लोगों से, ये चीजें हो गई। अब दोबारा वही जगह होगी, कोई बात नहीं, सबका तय। डॉक्टर साहब के लोग आंबागढ़ जाएंगे, हम लोग गांधी सर्किल इकट्ठा होंगे। अब जब मूवमेंट पहले दिन चालू हुआ था तो हमने तय किया था, ना तो कोई मंच होगा, ना कोई फेंटा होगा, ना किसी और सामाजिक संगठन का झंडा होगा, ना किसी दल का झंडा होगा, और ना ही कोई मंच होगा। जाजम बिछेगी, जाजम पर बैठकर फैसला होगा कि समाज के लोग कहां जाना चाहते हैं। इकट्ठे हुए सब आ गए। मैं पहुंचा 11:30 बजे। मैंने देखा वहां तो भाषण चल रहे हैं। सबसे पहले जाते ही वहां तमाम लोग मौजूद थे, देख लीजिए, कई लोगों के पास वीडियो लाइव होंगे, वो वीडियो शायद कोई चैनल पे भी चल रहा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे या किसी जी न्यूज पे। मैं, अशोक बड़ौदा और अन्य साथी वहां पर उन लोगों को स्टेज से उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे माइक छीन रहे हैं, उनसे कह रहे हैं उतरो नीचे। और हम गए, जब हमने क्या देखा, कोई एक माइक छीन रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है भाई। और इतनी लोगों की भीड़, क्योंकि हमको पता था भीड़ तो आएगी, क्योंकि अस्मिता का सवाल था। अब वहां इतने लोग मौजूद और वहां चल रहे इनके भाषणबाजी। इनसे लिया हमने माइक, माइक रख दो, कोई भाषणबाजी नहीं होगी, जाजम बिछेगी। वहां तमाम लोग मौजूद थे, उन तमाम लोगों को पूछिए। सबसे पहला शख्स मैं था और अशोक बड़ौदा थे जिन्होंने ये कहा था कि जाजम बिछेगी, जाजम। ये कोई तुम्हारा राजनीति का मंच नहीं है, चेहरा चमकाने का मंच नहीं है। सबके सब नीचे बैठ गए। जो मेरी तस्वीर है जिसमें विक्रम भी साथ में बैठा हुआ है, वो मैं बैठा तब की बात है। मैंने जब इनको सबको मंच से उतारा और जब बिठाया तब हम वहां बैठ गए। उसके बाद रामकेश जी आते हैं, कोई आता है तो आंदोलन के लिए हो सकता है हमारे लिए कोई गाइडलाइन हो, उन्होंने 2-3 मिनट की अपनी बात रखी, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मेरे से इन लोगों ने कहा कि अर्जुन 3 लोग आए अपने पास, एक अमरा राम जी, एक राजा राम मिल जी और एक कांति भाई। इन 3 लोगों से बड़ी बड़ी दूर से आए, इनका एक 2-2 मिनट की कुछ बातें कह देंगे वो लोग। इन लोगों ने हाँ हाँ, अशोक बड़ौदा जी को भी, अशोक बड़ौदा जी ने भी रामकेश जी को कहा, रामकेश जी आपको भी स्पीच नहीं देना है, कोई बात रखनी है 2 मिनट के अंदर कि भाई कैसे शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, ये चीजें रखनी है, आप तमाम नीचे बैठ जाओ। ये बातें हुई थी। और ये इन्होंने कहा कि यार ये लोग दूर दूर से आए, इनको 2-2 मिनट बोलने दो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हें लगता है, मेरी तो ये फैसला तो जाजम को करना चाहिए, लेकिन यह कोई जाजम जैसा सिस्टम रहा ही नहीं, तो तुम्हारी मनमर्जी करो। इन्होंने भाई साहब 2-2 मिनट के, और इन्होंने कहा कि यार वो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, वो भी बोलेंगे, हिम्मत गुजर जी आए, वो भी बोलेंगे, और इन्होंने कई नाम गिनाए। मैंने इनसे कहा फिर तो आईसा का प्रदेश अध्यक्ष आया, वो भी बोलेगा, एसएफआई का प्रदेश अध्यक्ष आया, वो भी बोलेगा, और भी तमाम सामाजिक संगठन उनके भी लोग आए, जेएस के लोग आए, वो भी बोलेंगे। अकेले ही यही आदमी क्यों बोलेंगे? और पहली बात कि जब जाजम बिछने की बात हुई तो ये भाषणबाजी क्यों? हर कोई भाषण देना जानता है, भाषण सुनने यहाँ कोई नहीं आया भाई। मैंने इनको कहा ये बात गलत है, भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, मंच नहीं सजना चाहिए था। सबसे पहली गलती ये हुई कि तुमने मंच सजा दिया। अब आप बताओ, 3 बिंदु हो गए, कहां कहां आंदोलन कमजोर पड़ा? डॉक्टर साहब के कूदने से। दूसरा आंदोलन कमजोर पड़ा रामकेश जी और इनके द्वारा जब लाइव आकर जगह निर्धारित की गई गांधी सर्किल से सिविल लाइन। दूसरी बार तब टूटा। तीसरी बार आंदोलन जब टूटा जब इन लोगों ने क्या नाम है, वहां मंच लगा दिया। 3 पॉइंट ये हो गए जब आंदोलन टूट गया। ठीक है, सब बैठ गए। राजा राम मील जी के जब जयकारे लगे, जब वो आए,
मैं वहां से उठ के भाई अपना चला गया बाहर। मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। राजा राम मील जी ने जैसे ही एंट्री करी, उसी टाइम एंट्री करी नरेश मीणा ने, है ना, विक्रम के भी ना, हाँ, जयकारे लगे। ये बता रहे हैं कुछ साथी, विक्रम के भाई के भी जयकारे लगे थे। और उसके बाद नरेश मीणा आया, हमारा युवा भाई है, 20 साल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष में हम भी शरीक रहे, बराबर के हमारे साथी रहे। 5 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहा था उनको विक्रम, और इन्होंने कहा कि अर्जुन, नरेश भाई को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए। और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी, तू बात कर नरेश से। मैं लगातार 5 दिन से कॉल कर रहा था, मेरे फोन अटेंड नहीं किए। मैंने ग्रुप में एक मैसेज छोड़ा कि नरेश भाई लगातार मैं कॉल कर रहा हूं, संपर्क नहीं हो रहा है, उठा नहीं रहे हैं, कभी डाइवर्ट जा रहा है। केशव को फोन किया जो नरेश भाई का कार्य करता है, उसने कहा मैं तुम्हारी बात कराऊंगा अर्जुन, उसने आज तक मेरी बात नहीं करवाई। बबलू ने बात करी मेरे से, बबलू ने कहा कि अर्जुन वो मुश्किल ही आंदोलन में आएंगे। और उन्होंने कई जगह फेसबुक पोस्ट और कमेंट किए, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और ये तमाम चीजें लिखी थी, और उनकी इच्छा भी नहीं थी कि वो आंदोलन में आए। उन्होंने जग जाहिर ऐसा दिखा दिया था। ये तमाम चीजें होगी। अब इसके बाद नरेश मीणा जी वहां पर आते हैं, इनके जयकारे लगते हैं, ये आह्वान करते हैं कि जो लोग डॉक्टर साहब की रिहाई चाहते हैं वो लोग मेरे साथ चलें। कौन कौन मेरे साथ है? पूरी भीड़ को ये ले जाते हैं। 30% जो भीड़ है वो इनके साथ चल जाती है, रोड पे जाके बैठ जाते हैं। जो प्रोटेस्ट स्थल गांधी सर्किल का तय था, ये वहां जाके भीड़ को ले जाके डॉक्टर साहब के लिए बिठा देते हैं। अब आपको कुछ चीजें सोचनी होगी। जो वास्तव में डॉक्टर साहब के कार्यकर्ता थे, वो डॉक्टर साहब की रिहाई की मांग कहां कर रहे थे, आप ये मुझे बताइए। डॉक्टर साहब के वो लोग जो रिहाई की मांग कर रहे थे ना, कहां पर? विद्याधर नगर। कहां पर? विद्याधर नगर के सामने बैठ के धरना दे रहे थे। बहन माया वहां पर संघर्ष कर रही थी, वो वहां धरना दे रही थी। अगर आप वास्तव में डॉक्टर साहब के हितैषी थे, आप अपने कार्यकर्ताओं से, आप अपने समर्थकों से, जो हमारे समाज के युवा नेताजी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप वास्तव में समाज के हितैषी थे, आप इस आंदोलन को नहीं तोड़ना चाहते थे, आपको एक पोस्ट आपके फेसबुक प्रोफाइल से करनी चाहिए थी। आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, कोई कमी थोड़ी है आपके चाहने वालों की। एक फेसबुक पोस्ट लिखते, मैं डॉक्टर साहब के सम्मान में विद्याधर नगर जा रहा हूं, या अपना कोई और डेस्टिनेशन चुन लेते, आपको वहां जाना चाहिए था। आप अपने समर्थकों से अपील करते ना, फोन करते उनको, आपको डॉक्टर साहब के लिए वहां चलना है। नेताजी 10 लोगों के साथ, 10-20 लोगों के साथ साथ आते हैं, नारे लगाते हुए आते हैं, और वो वहां भीड़ को वहां से वहां ले जाते हैं। आंदोलन 4 टाइम टूटा। पहला, डॉक्टर साहब कूदे तब। दूसरा, जब इन्होंने डेस्टिनेशन, रामकेश जी ने उन्होंने चेंज किया, विक्रम ने और बनवारी ने इन्होंने लाइव के माध्यम से चेंज किया तब। तीसरा आंदोलन टूटा जब मंच लगा तब। चौथा आंदोलन तब टूटा जब नरेश मीणा जी वहां से भीड़ को ले गए। मैं ये कहता हूं तमाम साथियों से, तमाम दिक्कतें नहीं आती, तमाम दिक्कतें नहीं आती अगर जाजम बिस्ती अगर नरेश मीणा जी ये कहते कि मैं डॉक्टर साहब के कौन समर्थक है, जाजम बिस्ती, जाजम के लोग तय करते, सवाल करते जाजम बिस्ती। तो जाजम का मतलब ये नहीं है आपने कह दिया, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। जाजम बिस्ती तर्क वितर्क होते। अगर वो ये कहते कि हम वहां जा रहे हैं, तो हम भी वितर्क करते और हम ये कहते कि आप ये बताओ हम वहां क्यों जाएं। लड़ाई हमारी आरएसएस के खिलाफ है। यानी कि समाज को यही समझ में नहीं आ रहा था। कल युवा नेता रामकेश जी लड़ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के लिए, किरोड़ी लाल मीणा जी लड़ रहे हैं आरएसएस और सुदर्शन चैनल के लिए, और समाज के युवा उनके भी जयकारे लगा रहे हैं, उनके भी जयकारे लगा रहे हैं। और जो वास्तव में समाज का हित चाहते थे, जो वास्तव में आदिवासियत के लिए लड़ रहे थे, वो अंत में शर्मिंदा हो रहे थे, वो अंत में हताश हो रहे थे। आप लोगों ने, चंद लोगों ने चेहरे चमकाने के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए इस आंदोलन को तोड़ दिया। इतिहास में यह आंदोलन दर्ज होता कि कोई एक आंदोलन ऐसा हुआ है जो सीधा टक्कर देश के अंदर दे रहा था आरएसएस को, लेकिन आपने आंदोलन को तोड़कर रख दिया। आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं मंचों के लिए, फेंटों के लिए, डेमो सेट करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए। आंदोलन करना सीखना है तो आप लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों से सीखिए। सिलगेर का एक आंदोलन चल रहा है, आपको पता भी नहीं होगा कहीं आदिवासी साथियों को। सिलगेर एक आंदोलन चल रहा है बस्तर में,
वहां एक सिलगेर मूवमेंट चला क्योंकि वहां सीआरपीएफ के कैंप बनाए जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में। उसके विरोध में वहां के आदिवासी सड़कों पे उतरे। कोई नेतृत्व नहीं उस आंदोलन का, कोई जयकारे नहीं, कोई फेंटे नहीं। हजारों की भीड़ सड़कों पे आज भी बैठी है। आंदोलन ऐसे होते हैं। कोई भाषण नहीं चलता वहां पर कि कोई भाषण भी दे रहा है। उनके नारे निर्धारित हैं, उन नारों को गाते हैं, गीत गाते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का परिचय उस आंदोलन के माध्यम से दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे जल जंगल जमीनों पे कब्जा करना बंद करो चंद पूंजीपतियों के लिए। आंदोलन ऐसे होते हैं मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप वास्तव में अपनी विचारधारा के साथ हैं तो विचारधारा की लड़ाई लड़िए। आपको यही नहीं पता था कि आप आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं या आरएसएस के लिए लड़ रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब हमारे समाज के दिग्गज नेता हैं, आरएसएस के राज्यसभा सांसद हैं और हमारे समाज के दिग्गज नेता हैं, वो जो आंदोलन एक दो दिन पहले उन्होंने जो भगवा रैली करी, उसमें कितने हमारे संगठनों, हमारे सामाजिक संगठनों के लोग थोड़ी थे, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग थोड़ी थे। आपने देखा गले में भगवा है उनके। कौन लोग थे वो? कौन से अपर कास्ट के लोग ही तो थे। वो लोग क्यों नहीं आए आदिवासी, हमारे आदिवासी नेता को छुड़ाने के लिए आगे? इस चीज को समझो। आरएसएस के लोग, आप अपने ही लोगों को आगे करके हमसे लड़वा दिया, लेकिन जब हमारे ही नेता पे दिक्कत आई तो ये लोग हमारे नेता के लिए आवाज उठाने नहीं आए। ये हमारे नेता से अलग क्यों हो गए? इस कारण हो गए हमारे आदिवासी समुदाय के नेता से, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय के नेता ने कह दिया था मैं वहां भगवा नहीं लहराऊंगा, मैं वहां पर आदिवासी समुदाय का झंडा लहराऊंगा। उसमें मत हो सकते हैं कि कहीं कह सकते हैं कि वो आरएसएस के माध्यम से स्थापित की गई एक थ्योरी है, कई लोग नहीं मानेंगे। उसमें दो, हमारे समुदाय के अंदर दो विचार हो सकते हैं, लेकिन वहां राजनीति की जगह एक समाज नीति स्थापित हुई और इसी समाज नीति की जरूरत थी आंदोलन के दिन। लेकिन आंदोलन के दिन ही इस आंदोलन को असली तरीके से लोगों ने तोड़ा। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह आंदोलन जन आंदोलन बना, सोशल मीडिया के साथियों ने खड़ा किया, देश भर के अंदर विचारधारा को पहुंचाया और इस आंदोलन से एक बात निकल के आई है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर जोहार शब्द स्थापित हो गया है। आदिवासियत की शुरुआत हो चुकी है। आंदोलन का सफल होना असफल होना अलग बात है, लेकिन जोहार और आदिवासियत की शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेएस के हमारे साथी आए थे, रवि भाई अभी बता रहे थे कि रवि भाई आप बताओ। आगे ये वाली बात, फिर आगे मैं आदिवासियत वाली बात बताऊंगा। मध्य प्रदेश से हमारे जो आदिवासियों का जय संगठन है उसके साथी यहाँ पधारे थे, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनके लिए, और हमारी जो धरोहर की लड़ाई थी राजस्थान में जयपुर में चल रही थी, उसको लड़ने के लिए वो साथी हमारा साथ देने के लिए यहाँ पधारे थे। तो वो आके बैठ गए थे, वो साथी लगातार मेरे संपर्क में थे, तो उनका स्वागत करने के लिए वो लोग भी यहाँ हैं, ये लोग हमारे लोग जाने। उस चीज के लिए मैंने बार बार जो मन संचालन कर रहे थे उनसे कहा कि ये जो लोग हैं इनका आप एक बार बता दीजिए, इनका स्वागत हो जाएगा, और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आदिवासी संस्कृति का वो करना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको समय दिया जाए, या फिर समय जो भी है उसको जब भी करे वो निर्धारित कर दिया जाए। ये बात मैंने एक बार कही, कोई ध्यान नहीं दिया गया, 2 बार कही, कोई ध्यान नहीं दिया गया, मैंने ये बात 10 बार कही, 10 बार मैंने ये बात कही, इस बात को किसी ने नहीं सुना, अनसुना कर दिया। जैसे मैं वहां बहुत बड़ा लंबा भाषण देके खुद श्रेय लेना चाह रहा हूं, या फिर ये जो लोग हैं ये मुझे उठा के विधानसभा लोकसभा पहुंचा देंगे, वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई। तो मुझे लगता है वो प्रायोजित परिस्थिति कैसी थी कैसी नहीं थी। उसके अलावा एक और घटनाक्रम हुआ जब भाई नरेश मीणा वहां आए और वो कंधों पे हमारे समाज के साथियों के बैठ के आए और 2 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। इस तरीके से मैं आपको बड़ी बात बता देना चाहता हूं, मैं जिम्मेदार एक नागरिक हूं समाज का, और मैंने देखिए समाज की पंचायत है, समाज की मैंने पंचायत देखिए, इस तरीके की जो दुर्व्यवहार, इस तरीके से कोई ना तो आता है ना कोई जाता है। आप समाज की मीटिंग में पांव तक नहीं रह सकते इस तरीके से, यह बहुत गलत तरीका था। आप आए तो आप बैठते, अपनी बात रखते और सबकी सहमति लेते, भाई हमारा ये मत है, हमें ये जरूरत है, और फिर सब लोग विचार करते हाँ ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जो क्या परिस्थिति की वहां की क्या स्थिति है थाने की, उसके बारे में सब चीज। किरोड़लाल जी के बारे में बताया, किरोड़लाल जी की रिहाई के लिए वहां चलना चाहिए, और मैं वहां जा रहा हूं, मेरे साथ कौन कौन शांति चलना चाहते हैं वो मेरे साथ चले। आधी भीड़ वहां चली गई। भीड़
कितनी थी वो मुकाबला पुलिस से नहीं कर सकते। जैसे वो रोड पर आए, पुलिस और हमारे जो कमांडो थे आर्मीज के, उन्होंने वहां रोक लिया उनको, और लोग सड़क पे बैठ गए। सड़क पे बैठ के वो उस टाइप से कार्यक्रम कर रहे थे, गीत गाना जो भी है अपना अलग अलग उनका वो चल रहा था। मैंने उनको जाके कहा, एक बार टकराव की स्थिति पैदा हुई तो पुलिस ने कुछ धमका के लाठीचार्ज करके उनको अंदर भगा दिया। फिर वो फिर वापस भीड़ वहां जाके बैठ गई। मैंने कहा कि ये कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बीच में घुस के पुलिस पर कोई पथराव कर देता है, कोई गाड़ी घोड़ा से कर, टकराव की स्थिति किसी भी तरीके से पैदा हो सकती है। हमारे खिलाफ विरोधी ताकतें पुरजोर तरीके से प्रयास में थी, कैसे भी आदिवासी को, मीणाओं को तोड़ के एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की सामाजिक टकराव की स्थिति पैदा कर सके, प्रशासन से टकराव की स्थिति पैदा कर सके। मैं खुद वहां गया, मैंने नरेश मीणा से कहा कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं इनको यहां ना बैठा दिया जाए, अंदर 2 डीजे और है, अगर आपको भाषण देना है, अगर आपको अलग मंच लगाना है तो वहां जाके आप अपनी बात रखें, और जो भी करना है आपको अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन फिर भी उन्होंने बात को अनसुना कर दिया और वो वहां बैठे रहे। कैसा एक संदेश देता है समाज में। आप भी जानते हो, वो जो भीड़ वहां आई थी, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। समाज की आन बान शान, समाज का अस्तित्व, समाज की धरोहर खतरे में थी, प्रतिष्ठा खतरे में थी, इसीलिए वो लोग आए थे, किसी का निजी स्वार्थ नहीं था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने समाज के लिए आंदोलन खड़ा किया, समाज के लिए आंदोलन किया, तुमने खुद के लिए आंदोलन खड़ा किया? तुम लोग स्वार्थी थे? तुमने क्या समाज के लिए किया? समाज का जो श्रेय था वो जो लोगों को, जो लोग घर से निकल के आए थे, कोई लोग 300 किलोमीटर से, 400 किलोमीटर दूर से। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वो सुन रहे हैं। उसका आप लोगों ने श्रेय लेने के लिए उस भीड़ को गुमराह किया, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि क्या समाज के लोगों को आप दोबारा इस तरह से राजस्थान की राजधानी में बुला सकते हो? मैं पूछना चाहता हूं सभी साथियों से। और इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों पैदा की कि सबसे पहले तय हो चुका था कि एक जाजम पंचायत का वहां आयोजन किया जाएगा। फिर कह रहे थे लोग, कुछ लोग कि आमागढ़ जाएंगे। आमागढ़ जाने की स्थिति में हमने कह दी थी कि जब कोई टकराव की स्थिति पैदा होगी, कोई भाई वहां आएगा, कोई हमारा विरोधी आदमी, और जब आमागढ़ किले पे कोई भगवा झंडा फहराने की कोई बात आई तो हम लोग वहां कूच करेंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, सारी बात आई, सभी लोग काबिल थे। मैं किसी की नाकाबिलियत में नहीं कह रहा हूं, ना मैं किसी को सवाल उठा रहा हूं। मैं जो कल की जो घटना में हमारे समाज के 4 टुकड़े हैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इस बात को सुनिए आप सभी लोग, संज्ञान में लेने की जरूरत है। समाज बड़ी मुश्किल से एक मंच, एक राय हुआ था। उस समाज को तोड़ने में जिन जिन लोगों की भूमिका थी, उन लोगों को समाज कभी माफ नहीं करेगा। जो लोग समाज को अपने निजी लोकप्रियता के चक्कर में प्रयोग में लेना चाहते थे, उनको करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और आप सभी साथी अर्जुन भाई को सुने, और काफी बातें सोशल मीडिया बातों से हम नहीं रख सकते, आगे रखेंगे। एक बात यहाँ पर लगातार निकल के आ रही है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन कौन सी बहन बेटियां, मतलब कौन सी समुदाय की महिलाएं, कौन लोगों ने उन महिलाओं को वहां नाचने के लिए कहा, मुझे नहीं पता। न मेरे सामने कोई नाचा। हाँ ये जरूर था, पिलोड़ी गांव से शायद वो ला के और वो बजा के कन्हैया दंगल का प्रोग्राम उनका चल रहा था, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम उनका हो रहा था। जयस की जो बात थी, वो भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करने यहां पर आए थे, वो भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते थे। अगर ये कोई ये कह रहे हैं कि वहां पर हमने महिलाओं को नचाया, तो मैं बिल्कुल उनका मैं विरोध करता हूं। वैसी हरकत हमने कोई हमारे आंदोलन के अंदर कहीं भी किसी भी दिन मेरे किसी पोस्ट में, किसी भी लाइव में मैंने कभी नहीं कहा था कि हम वहां महिलाओं को नचाएंगे। अगर इस तरीके की हरकत इन्होंने की थी तो ये निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो लेकिन मैं तब भी कहता हूं, तो ये तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं, किसी भी नेता के घर टिकटों के लिए ले जाके वहां समाज की महिलाओं को नचाते हैं, वो भी निंदनीय है। जब हमारे और सामाजिक आंदोलन होते हैं तब भी वहां महिलाओं को नचाते हैं संस्कृति के नाम पर, तब भी उसको भी निंदनीय कहा जाना चाहिए। फिर ये क्या कि आप यहां जो कल महिलाएं अपनी स्वेच्छा से नाच रही थी, जो अपनी संस्कृति का, कल्चर का प्रदर्शन थी, उसको तो आप निंदनीय कह रहे हैं। और जो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर जो महिलाएं स्टेजों पर नाची, वो आपके लिए सही था। फिर तो ये दोगला है ना, ये स्टैंडर्ड क्लियर भाई साहब, दोगलापन बंद करिए। मेरे लिए दोनों गलत है, अगर आपकी नजर में दोनों गलत है। अगर आपकी नजर में दोनों सही है तो दोनों सही है। मेरी साफ राय है महिलाओं के बारे में, महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन
कोई उनको एक वस्तु के तौर पे इस्तेमाल करके रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर महिला खुद अपनी इच्छा से डांस करना चाहती है, करे, उसकी आजादी है भाई, लेकिन कोई वस्तु के तौर पे महिलाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। इतनी आप में वैचारिक क्षमता होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमारा 9 अगस्त का विश्व आदिवासी दिवस है, उस पर क्या होना चाहिए। मैंने कहा जौहार शब्द स्थापित हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। जिस तरीके से आरएसएस ने लगातार अपनी विचारधारा को पहुंचाया इतने वर्षों में, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तमाम युवाओं की, हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अब हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं कहता हूं अपने विश्व आदिवासी दिवस पर सभी साथी अपने अपने घरों पर जौहार आदिवासी लिखा हुआ कोई झंडा लगाएं, तमाम साथी लगाएं और प्रदर्शन करें, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का उस पर गर्व करें। अपने जमीनों को पूजिए, अपने पहाड़ों को पूजिए, अपनी जो आपका जो भी है नलकूप है उसको पूजिए, जल जंगल जमीन हमारे, इनको पूजिए, पहाड़ों को पूजिए, नियमगिरी का पहाड़ जिसको पूरा आदिवासी समुदाय अपना बाप कहता है, इस तरीके से उनको पूजिए।